प्रिय विद्यार्थियों, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। ये सेंस थोड़ा विलंब हो गया है इस पेपर को लाने में। ये पेपर हमारे पास पहले से अवेलेबल है, लेकिन स्वास्थ्य सही ना रहने के कारण थोड़ा सा सर्दी जुकाम, जान ही रहे मौसम इस समय, आप सभी लोग एकदम स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये चीज याद रखिएगा आप सभी लोग। प्रोड्यूसर्स आप सभी लोगों के लिए देखिए, प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए वाणिज्य का ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्यूसेंस देखिए, डीजे सर चैनल और डीजे सर चैनल की टीम आप लोग के लिए पूरे जोरों शोरों से कार्यरत है। चलिए डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं प्री बोर्ड परीक्षा के इस महत्वपूर्ण सेशन को, और पूरे फुल सॉल्यूशन के साथ ये पेपर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज। देखिए डिस्कशन जब यहाँ पर वाणिज्य में बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न क्या है आप लोग का, लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है साझेदारी फर्म के द्वारा, एकल व्यवसायी के द्वारा, कंपनी के द्वारा, या फिर ये सभी। तो देखिए डिस्कशन यहाँ पर जो हो जाएगा विकल्प नंबर घ जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है? देखिए बैंक समाधान विवरण की अगर हम लोग बात करें तो ये मुख्य रूप से जो बनाया जाता है वो बैंक से बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? बैंक के द्वारा, ठीक है। तो दूसरे का विकल्प नंबर ख जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जब लोग यहाँ पर देखिए तीसरा महत्वपूर्ण पत्र विनिमय विपत्र का लेखन होता है। विनिमय विपत्र का लेखन किसके द्वारा होता है? आढ़ती द्वारा होता है, लेनदार के द्वारा होता है, स्वीकर्ता के द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिस्टेंस विकल्प नंबर ख जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, लेनदार, ठीक है ना, जिसे हम लोग ऋणदाता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का विकल्प नंबर ख। आगे बढ़ते हैं जब प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए यहाँ पर फोल्डर फाइल कितने प्रकार की होती है। ये चौथा हम लोग का प्रश्न है, जो फोल्डर फाइल कितने प्रकार की होती है। थोड़ी से देखिए यहाँ पर जो दिया गया विकल्प है, विकल्प नंबर ए दिया गया है एक, विकल्प नंबर बी दिया गया है दो, विकल्प नंबर सी दिया गया है तीन, विकल्प नंबर डी दिया गया है चार, ठीक है डिस्कस। तो ये है डिस्कस, इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत सिंपल प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, कुछ प्रश्न आप लोग को भी देना जरूरी है। पांचवें प्रश्न को देखिए ध्यान से, पत्रों व प्रलेखों को शीघ्रता से खोजने वाला उपकरण को कहते हैं। पत्रों व प्रलेखों को शीघ्रता से खोजने वाले उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं? नस्तीकरण, अनुक्रमणिका, प्रतिलिपिकरण, इलेक्ट्रोस्टेट मशीन। तो देखिए डिस्टेंस पांचवे का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएगा बताइए डिस्टेंस। ये जो करेक्ट हो जाएगा जो आप लोगों का विकल्प नंबर, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? नस्तीकरण, अनुक्रमणिका, प्रतिलिपिकरण, इलेक्ट्रोस्टेट मशीनरी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ। भारत में ईमेल का प्रारंभ कब हुआ? भारत में ईमेल का प्रारंभ कब हुआ? फरवरी 1992, फरवरी 1992 में, फरवरी 1993 में। देखिए फरवरी 1992 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थोक व्यापारी एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। देखिए थोक व्यापारी जो होते हैं वो किनके बीच के मुख्य रूप से कड़ी होते हैं? तो ये जो होते हैं उत्पादक व फुटकर व्यापारी के बीच। तो थोक व्यापारी जो होते हैं डिस्टेंस मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उत्पादक व फुटकर व्यापारी के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग यहाँ पर, लिफाफे पर टिकट छापने वाली मशीन क्या कहलाती है? लिफाफों पर टिकट छापने वाली मशीन क्या कहलाती है? तो दिया गया जो यहाँ पर है, स्टेपलिंग मशीन, रेकिंग मशीन, ट्रांसक्राइबर मशीन, फ्रैकिंग मशीन। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो हो जाएगा ट्रांसक्राइबर मशीन जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डिस्टेंस देखिए, यहाँ पर एक आध प्रश्न जो आप लोग का छूटा हुआ प्रश्न जो था वो चौथा, जो यहाँ पर फोल्डर फाइल कितने प्रकार की होती है, कमेंट बॉक्स में आपसे पूछा गया था। कमेंट बॉक्स में आपने उत्तर दिया है कि नहीं दिया है मैं करा देता हूँ। यहाँ पर देखिए तीन जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फोल्डर फाइल कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है ना। आपके जी में तो काम दिया गया है, आप लोग तो लापरवाही करते हैं, तैयारी करते नहीं है सही से अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। दोस्तों देखिए नवा हम लोग का प्रश्न क्या है, मध्यस्थों की श्रृंखला की अंतिम कड़ी है। मध्यस्थों की श्रृंखला की अंतिम कड़ी क्या है? उत्पादक, थोक व्यापार, फुटकर व्यापारी, ये सभी। तो देखिए डिस्टेंस का राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प नंबर का करेक्ट हो जाएगा, फुटकर व्यापारी, ठीक है डिस्टेंस ना। इसको हम लोग खुदरा विक्रेता भी कहते हैं। 10वें प्रश्न की ओर हम जब बढ़ते हैं, देखिए 10वां हम लोग का प्रश्न क्या है, एजेंट द्वारा अपने प्रधान को बनाकर भेजा जाता है ना, वीजा, विक्रय विवरण, नाम की चिट्ठी, जमा की चिट्ठी। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर होता है नाम की चिट्ठी बनाकर भेजा जाता है। अपने प्रधान को क्या किया जाता है? नाम की चिट्ठी बनाकर भेजा जाता है, ठीक है डिस्टेंस। ये राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। 11वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, औद्योगिक बैंक निम्न में से किसके विकास के लिए ऋण प्रदान करते हैं?
देखिए यहाँ पर उद्योग दिया गया है, भूमि दोनों कोई नहीं। 11वां जो राइट आंसर दिया गया डिस्टेंस, तो औद्योगिक बैंक देखिए मुख्य रूप से क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, उद्योग जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है डिस्टेंस, देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत ही सीधा उत्तर है भी इसका, मुंबई। तो भारतीय रिजर्व बैंक ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अभी अभी 10 का 12 का 20 10 20 50 100 जो भी आप नोट निकालेंगे डिस्टेंस, तो उस पर लिखा हुआ रहता है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 13वां प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा व्यापारिक बैंक नहीं है, व्यापारिक बैंक कौन सा नहीं है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखा जाए डिस्टेंस, तो ये व्यापारिक बैंक नहीं है, ठीक है ना। भारत का एकमात्र सरकारी बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में देसी बैंकर्स के कार्य क्या होते हैं, भारत में देखा जाए देसी बैंकर से काम तो जमा को स्वीकार करना, ऋण देना, हुंडियों का व्यवसाय करना, ये सभी। तो ये सभी जो होगा डिस्टेंस वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, भारत में देसी बैंकर्स के जो कार्य होते हैं, जमा स्वीकार करना, ऋण देना, हुंडियों का व्यवसाय करना, ये सभी के सभी जो काम होते हैं वो देसी बैंकर्स के होते हैं। 15वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, अधिक बचत करने से आय क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, सामान्य रहती है या फिर कोई नहीं। आज अधिक बचत करने से आय क्या होती है, भाई जाहिर सी बात है जब बचत करेंगे तो आय क्या होगा, वो बढ़ेगा ही, ठीक है, वो निश्चित तौर पर उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलता है। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पूंजी उत्पत्ति का साधन है, पूंजी जो होता है वो उत्पत्ति का कैसा साधन है। तो देखिए दोस्तों, पूंजी जो होता है वो क्या होता है, उत्पादन का जो महत्वपूर्ण साधन होता है, यानी देखते कि देखा है तो सक्रिय साधन होता है। पूंजी जो होता है वो उत्पादन का कैसा साधन होता है, सक्रिय साधन के रूप में हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, हर बार पूछा जाने वाला। देखिए दोस्तों, सीधा सीधा उत्तर क्या हो जाएगा, 1 जुलाई 1955। भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना की गई है वो 1 जुलाई 1955 को की गई थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जहाँ पे काम जो करता है बैंक डिविजन, वो भारतीय स्टेट बैंक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के बाद अगर देखा जाए पावर में अगर बैंक कोई है तो वो भारतीय स्टेट बैंक है। तो 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। 18वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, विभागीय भंडार का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। देखिए विभागीय भंडार के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, फ्रांस में हुआ था ना। और इसे हम लोग इंग्लिश में डिपार्टमेंटल स्टोर भी कहते हैं, विभागीय भंडार को क्या कहता है, डिपार्टमेंटल स्टोर भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ था, ये फ्रांस में शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, और डिस्टेंस से अपने क्लासमेट पर शेयर करते चलिए, क्योंकि मैं पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन भी आप लोग को अभी अति लघु की ओर, लघु की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मैं पूरा इसका डिस्कशन करूंगा, फुल डिस्कशन हो रहा है आप लोग के साथ। मैं 3 या 4 कोई भी डिस्टेंस एक सेट का मैं 4 आप लोग को जो है मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा। उसके लिए आप लोग को 950 690 285 7 नाम के नंबर पर करना होगा व्हाट्सएप मैसेज, किसी एक सेट, यानी देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है 950 पहले मैं नंबर लिख रहा हूँ, ये बहुत ही पॉपुलर आपके लिए नंबर रहेगा, 950, ठीक है, 690, 950 690 285 नाम के 85 7 नाम के नंबर पर कर दीजिए व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है डिस्टेंस 950 690 287 नाम पर ये जो नंबर दिया गया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और जुड़ जाइए डीजे सर चैनल के साथ डिस्टेंस। तब आप लोगों को जो होगा प्रत्येक सेट का, यानी किसी भी एक विषय का आपको 4 सेट का सॉल्यूशन के साथ पूरा पीडीएफ दिया जाएगा, मॉडल पेपर साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी। तो इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जो बेसिक जानकारी है उसे प्राप्त कर लीजिए, किस प्रकार से आपको ये प्राप्त हो पाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर हम लोग केंद्रीय सरकारी बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है, केंद्रीय सरकारी बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए जन निपेक्ष प्राप्त करना, क्षेत्रीय व्यवसाय को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण साख सुविधा प्रदान करना, उपभोक्ताओं को ऋण देना। देखिए इसमें मुख्य रूप से अगर देखा है तो ग्रामीण साख सुविधाएं प्रदान करने का जो काम होता है वो मुख्य रूप से केंद्रीय सहकारी बैंकों का होता है। जब कुल तुष्टिगुण अधिकतम होता है तो सीमांत तुष्टिगुण गुण क्या होता है, तो देखिए डिस्टेंस ये हो जाता है शून्य, ठीक है ना, क्या हो जाता है ये आपका शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका प्रश्न हो गया डिस्टेंस। चलिए ये तो हो गई बात आप सभी लोगों के बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला की, ठीक है डिस्टेंस। तो 20 ये बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को देखिए, प्री बोर्ड परीक्षा 2024 के इस सेट को लेकर हम लोग बढ़ते हैं आगे यहाँ पर वाणिज्य के और बहुविकल्पी के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं आप लोगों को। थोड़ा डिस्टेंस लंबा सेशन हो जाएगा तो सेशन से बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए फटाफट, ठीक है। जितने ज्यादा मुझे कॉमर्स के स्टूडेंट मिलेंगे मैं निश्चित तौर पर आप लोग को लेक्चर्स का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चरों की एकदम भरमार
लगा दूंगा, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की बेहतर तरीके से तैयारी कर सकेंगे। और यदि आपके पास पेपर है, मॉडल पेपर, तो आप हमें उपलब्ध कराइए, हम उसका सॉल्यूशन जो है आप लोग को उपलब्ध जरूर कराएंगे। और उसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप उस मॉडल पेपर को भेज सकते हैं। देखिए पहला यहाँ प्रश्न दिया गया, विनिमय विपत्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लोग का 21वां प्रश्न है, विनिमय विपत्र को परिभाषित कीजिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि विनिमय विपत्र क्या होता है या विनिमय बिल क्या होता है। तो विनिमय विपत्र या विनिमय बिल की बात करें तो विनिमय बिल क्या होता है डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखिए दिया गया ये प्रश्न है, जो प्रश्न संख्या 21 है। तो यहाँ पर हम लोग आप सॉल्यूशन में आपके साथ उपलब्ध हो चुके हैं। यहाँ पर डिस्टेंस देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो विनिमय पत्र के बारे में बात किया जाए तो देखिए ये विनिमय पत्र क्या होता है, एक वित्तीय दस्तावेज होता है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो विनिमय पत्र होता है जो, या विनिमय बिल होता है, वो एक तरीके से क्या होता है, वित्तीय दस्तावेज होता है, जो भविष्य की तारीख में किसी तीसरे पक्ष को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लिखित आदेश के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना, तो ये लिखित कार्य के रूप में इसे हम लोग प्रदान करते हैं। ठीक है ना, ये लिखित कार्य के रूप में मुख्य रूप से दिया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है यहाँ पर मुख्य रूप से कार्य इस प्रकार से। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर तो यहाँ पर हो गया आप लोग का लिखित आदेश के रूप में कार्य करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखा जाए और वाणिज्य में देखा जाए तो व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। ठीक है, जो ये विनिमय पत्र होता है, इसका उपयोग जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल जो व्यापार होते हैं वहां पर भी देखने को मिलता है, और जो कमर्शियल जितने भी सेक्टर आपको मिलेंगे वहां पर इनका उपयोग जो होगा वो व्यापक पैमाने पर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, जो व्यवसायों को लेन देन की सुरक्षा और नकदी प्रवाह का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। ठीक है, लेन देन की सुविधा मिलती है इससे, और चीजें जो होती हैं वो सही तरीके से इससे चलती है। इसमें मुख्य रूप से इसका उसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो विनिमय बिल में जो होता है शामिल पक्षों के नाम जो होते हैं, भुगतान की जाने वाली राशि होती है इसमें। देखिए इसमें होता क्या है, विनिमय बिल में शामिल पक्षों के नाम होता है, भुगतान की जाने वाली राशि होती है, भुगतान की तारीख होती है इसमें, और अन्य प्रासंगिक शर्तें जो विवरण के रूप में इसमें शामिल होती है। ठीक है ना, तो ये मुख्य रूप से इतनी बातें जो शामिल होकर इसमें ये कार्य किया जाता है। ठीक है डिस्टेंस, जब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे लेकर, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार यहाँ पर कि प्रश्न क्या है। देखिए डिस्टेंस 22वां हम लोग का प्रश्न जो है, कंप्यूटर के 4 प्रमुख उपयोग बताइए। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर के 4 प्रमुख उपयोग बताइए। चलिए अति लघु में बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस, और इस प्रश्न का देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए जब यहाँ बढ़ते हैं डिस्टेंस हम लोग, तो देखिए कंप्यूटर के 4 उपयोग कौन कौन से हैं आपके सम्मुख यहाँ पर देखिए अवेलेबल है। कंप्यूटर के 4 प्रमुख उपयोग देखा जाए अगर, तो देखिए कंप्यूटर जो ऐसी चीज है डिस्टेंस की उसके कई उपयोग है। ठीक है ना, एक दो उपयोग नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर 4 की बात की जा रही है आपसे, तो मैं 4 को बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे देखा जाए तो संचार के बारे में देखिए, संचार माध्यम में देखिए कंप्यूटर का प्रयोग है। डेटा प्रोसेसिंग के बारे में अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से कंप्यूटर का उपयोग है। मनोरंजन के अगर क्षेत्र में देखा जाए तब भी कंप्यूटर का उपयोग है, और शिक्षा में भी देखा जाए तो कंप्यूटर का उपयोग शामिल है। तो 4 मुख्य उपयोग में अगर देखा जाए तो संचार, डेटा प्रोसेसिंग हो गया, मनोरंजन हो गया, शिक्षा, इन जगहों पर हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के उपयोग को करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर कंप्यूटर के बारे में बात किया जाए तो कंप्यूटर जो होता है वो ईमेल ईमेल अगर देखा जाए, कंप्यूटर ईमेल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो क्या करते हैं, एक दूसरे से कॉलिंग करते हैं, बात करते हैं लोग। ठीक ठीक है ना, लोग देश विदेश में भी हैं जो एक दूसरे से जुड़ कर हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचार सक्षम करते हैं। ठीक है ना, संचार सक्षम करते हैं, इससे दुनिया भर के लोग जुड़ते हैं, दुनिया भर के लोग आपस में क्या है, कनेक्ट है। अभी तुरंत आप लोग कॉल कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं एक दूसरे के, हाँ ये है, यहाँ पर ऐसे है, चाचा है, भैया है, पापा है, भैया है, मम्मा चाचा यहाँ पर चले गए, वो चले गए। ठीक है ना, दूसरे अगर देखा जाए, दूसरे वे हैं जो डेटा प्रोसेसिंग के बारे में अगर देखा जाए, जटिल गणना करने और व्यवसायों और संगठनों के लिए बड़े डेटा सेट का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये भी मुख्य रूप से काम होता है किसका, जाहिर सी बात है कि ये भी काम जो होता है वो कंप्यूटर का ही होता है। इसके अतिरिक्त देखा जाएगा डिस्टेंस में, जो कंप्यूटर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो गेमिंग के लिए भी उपयोग होता है। बहुत से छोटे छोटे बच्चे होते देखते हैं कि लोग कुछ, आप जब जाते भी होंगे कहीं जाओ साइबरों पर, तो वहाँ पर 10-20 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से बच्चे पैसा देते हैं, और वहाँ पर कोई ना कोई कंप्यूटर पर अपना गेम खेलते रहते हैं। ठीक है ना, बड़े बड़े लेवल पर देखेंगे यहाँ पर इंडिया में भी बहुत से बच्चे जो है गेमिंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर भी देखते हैं, बहुत से बच्चे खेलते रहते हैं ना। स्ट्रीमिंग देखा जाए, स्ट्रीमिंग सेवाओं और मल्टीमीडिया के अनुप्रयोगों के माध्यम से अगर देखा जाए तो मनोरंजन का कार्य भी होता है। तो ये देखा जाए तो अंत में अगर कंप्यूटर के बारे में बात किया जाए तो कंप्यूटर शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखा जाए तो ऑनलाइन शिक्षण की बात हो गई,
देखिए ऑनलाइन शिक्षण के बारे में आप पढ़ रहे हैं ना, तो ये सब किसका माध्यम है? भाई जाहिर सी बात है, कंप्यूटर का ही देन है, सॉफ्टवेयर का ही देन है, और शैक्षिक सॉफ्टवेयर की वजह से ही आप तक मैं पहुंच पा रहा हूँ। ठीक है ना डिस्टेंस? तो ये ऑफलाइन में आप कौन से जिले से हैं, कौन से राज्य से, कौन जान रहा है, लेकिन आप यहाँ पर कनेक्ट होकर चीजों को पढ़ रहे हैं। तो ये ऑनलाइन शिक्षण देखते हैं, शिक्षण में भी बहुत उपयोगी होता है। ठीक है ना? एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम, पूरे दुनिया को एक सतह पर ला कर रख देने का कार्य जो है वो कंप्यूटर का है। ठीक है डिस्टेंस? तो एक दो उपयोग नहीं है, बल्कि इनके अनगिनत उपयोग है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग 23 प्रश्न को पहले दिखाया जाए आपको। उपयोगिता ह्रास नियम की परिभाषा लिखिए। देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये उपयोगिता ह्रास नियम, और हर बार के पेपर में पूछा जाने वाला ये सेट है दोस्तों। ठीक है ना? तो उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में जब लोग समझने का प्रयास करते हैं, देखिए तो ह्रासमान उपयोगिता नियम क्या होता है। देखिए दोस्तों ह्रासमान उपयोगिता नियम के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत ही सीधा इसका डेफिनेशन है। सीधे सीधे देखा जाए तो हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहते हैं। देखिए हासमान उपयोगिता नियम क्या है या हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम भी वही है। ठीक है? क्या कहता है ये? जैसे जैसे अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट उत्पाद की अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, तो प्रत्येक क्रमिक इकाइयों से प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि या उपयोगिता कम हो जाती है। देखिए मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। विशिष्ट उत्पाद की अधिक इकाइयों का उपभोग करता है। जैसे कोई उत्पाद है, जैसे हम लोग भूखे हैं, मुझे भूख लगी है बहुत ज्यादा। ठीक है ना? जब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो जब मुझे भोजन दिया गया, तो मैं जब पहला रोटी खाया, यानी प्रथम इकाई जब मैंने उपभोग किया उत्पादन विशिष्ट उत्पाद में, तो पहली जब रोटी मैं खाया तो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ खाया। मैं दूसरा जब रोटी खाया तो इंटरेस्ट थोड़ा कम होता गया, तीसरा जब खाया इंटरेस्ट कम होता गया, चौथा जब खाया इंटरेस्ट कम होता गया। तो कहने का मतलब उपयोगिता मुझको कम लगती जा रही है। एक ऐसा स्टेज आएगा जब मैं 5 रोटी खा लिया, 4 रोटी खा लिया, तो उसके बाद मैं रोटी नहीं मांगूंगा, यानी मेरी उपयोगिता क्या हो गई? कम हो गई। तो अतिरिक्त संतुष्टि या उपयोगिता कम हो जाती है। तो किसी विशिष्ट उत्पाद की अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है जब क्रमिक इकाई के रूप में, तो उसकी उपयोगिता क्या होती है? कम होती जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं हासमान। ठीक है ना? उसकी उपयोगिता में क्या हो गया? हासमान देखने को मिला, यानी उसकी उपयोगिता में क्या देखने को मिला? कमी देखने को मिला। ठीक है ना? चलिए अगर अभी भी आप लोग के अंदर कंफ्यूजन बना हुआ है तो मैं इसको थोड़ा सा जो है वो दूसरे शब्दों में भी आप लोगों के समक्ष जो है इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। और इस सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, मैंने पहले ही बताया आप लोग को। देखिए फीवर है, सर्दी खांसी जुकाम है, थोड़ा मेरी आवाज आपको डिफरेंट तरीके से समझ में आ रही होगी, इसलिए लेकिन कंटेंट पर आप ध्यान दीजिए। डिस्टेंस आवाजों का क्या रखा गया है, आज है कल आज रहेंगी चीजें, फिर कल। तो ये आवाज से नहीं मतलब है आप लोग को, डिस्टेंस आप लोग को कंटेंट से मतलब है। सर्दी खांसी जुकाम अपनी जगह पर है, अपनी पढ़ाई अपनी जगह पर है। तो आप सभी लोगों के लिए देखिए ये मैराथन का क्लास है। मैं पूरा सोच रहा हूँ कि जो भी मुझे मॉडल सेट मिले तो मैं उसका सॉल्यूशन भी आप लोग को उपलब्ध कराऊं, और पूरा ए टू जेड बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए डिस्टेंस यहाँ पर चलते हैं हम लोग यहाँ पर आगे लेकर, और इससे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा डिस्टेंस, तभी मनोबल बढ़ेगा हम लोग का भी। देखिए उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में अगर देखा जाए दूसरे शब्दों में, तो कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का जितना अधिक उपभोग करेगा, देखिए सीधा एकदम लिखा गया है, यानी कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का जितना अधिक उपभोग करेगा, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से उसे उतनी ही कम अतिरिक्त संतुष्टि मिलेगी। भाई जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे वो खत्म होता जाएगा उसकी संतुष्टि क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। वो अब संतुष्ट हो चुका है, अब उसको नहीं चाहिए। कहा जाता है ना भैया कि पेट भर गला हमें कुछ खिया देबा हम ना खाई। तो वही बात हो रही है एडिशन से यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ। इससे पता चलता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता के पास जो होता है उत्पाद अधिक होता है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से उन्हें मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों? तो इसे हम लोग कहते हैं उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है? तो ये 23वां आप लोग का प्रश्न था एडिशन। चलिए 23वें प्रश्न के बाद हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर 24वें प्रश्न की ओर। व्यय के प्रकार बताइए। व्यय के कौन से प्रकार एडिशन, व्यय कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर जब लोग बढ़ते हैं व्यय के प्रकार के बारे में, तो देखिए यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो प्रश्न है आप लोग का 24, व्यय के प्रकार बताइए। ठीक है ना दोस्तों? ये है प्रश्न आप लोग का। देखिए व्यय के अगर देखा जाए तो दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है अगर देखा जाए इसको तो। देखिए पूंजीगत व्यय होता है एक, और दूसरा क्या होता है? राजस्व व्यय होता है। क्या होता है दोस्तों? पूंजीगत व्यय होता है और साथ ही साथ राजस्व व्यय होता है। पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। व्यय के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो व्यय के दो प्रकार होते हैं। व्यय के कौन कौन? पूंजीगत व्यय होता है और राजस्व व्यय होता है। चलिए इसमें जब लोग आगे बढ़ते हैं देखिए, तो पूंजीगत व्यय में अगर देखा जाए तो पूंजीगत व्यय में क्या होता है? उपकरण जैसे हो गए,
संपत्ति या मशीनरी जैसे बड़ी बात हो गई, बड़ी मशीनरियों को खरीदना, जैसे दीर्घकालीन परिसंपत्तियां जैसे की खरीद जो होता है मुख्य रूप से इसमें शामिल होता है, जिन्हें कई लेखांकन अवधियों में लाभ प्रदान करने की उम्मीद की जाती है। भाई जाहिर सी बात है कि अगर किसी मशीन को, मशीनरी चीजों को आप ला रहे हैं तो उसका लाभ आप सभी लोग क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर सोचते हैं, दूर समय तक के लिए सोचते हैं कि ज्यादा समय तक इसका लाभ मुझे मिलने वाला है, ठीक है ना। तो लाभ प्रदान करने की उम्मीद की जाती है। जबकि देखा जाए, देखिए दोस्तों, तो उसे हम लोग कहते हैं पूंजीगत व्यय कहते हैं, तो यानी ऐसी पूंजी लगाई गई जिसका लाभ जो होगा वो दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। जबकि राजस्व व्यय में अगर देखा जाए तो क्या शामिल किया जाता है, व्यवसाय के संचालन को बनाए रखने के लिए आवश्यक दैनिक खर्च उसमें शामिल किया जाता है, जैसे वेतन की बात हो गई, उपयोगिता की बात हो गई, किराया की बात हो गई, ये सभी चीज इसमें शामिल होती है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग राजस्व व्यय कहते हैं। जैसे कहा गया व्यक्ति है तो वेतन देना है, जरूरत है तो काम हो रहा है तो उसकी उपयोगिता है, अगर सामान लिया गया है तो किराया देना है, नहीं तो अगर काम मेरा हो गया तो हम किराया बंद कर दिए, ठीक है ना। तो ये राजस्व व्यय कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। अब हम लोग अगर बात करें और थोड़ा सा इसमें, तो देखिए पूंजीगत व्यय जो होता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आम तौर पर देखा जाए तो भविष्य के विकास के लिए निवेश से जुड़ा होता है। मैंने पहले बताया कि जैसे आप पूंजीगत व्यय में क्या किया, आपने कोई पावलूम, जैसे मैंने कहा ये पार्टिकुलरली आप पावलूम मशीन ले लिए या किसी बड़े उद्योग मशीन को, आप फोटोस्टेट की बड़ी मशीन ले लिया आपने, तो भविष्य के विकास के लिए निवेश से जुड़ा होता है। जबकि राजस्व व्यय क्या होता है, डिस्टेंस चल रही व्यवसायिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। व्यवसायिक गतिविधियां सही रूप से चले, सुचारू रूप से चले। अब भाई जाहिर सी बात है, किराया नहीं देंगे आप, उपयोगिता जो यूज कर रहे हैं आप उसका अगर ध्यान नहीं देंगे, तो वेतन नहीं देंगे, तो फिर चीजें जाहिर सी बात दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा उसका। तो ये चीजें इसमें मुख्य रूप से शामिल होती है। तो इसको हम लोग पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय की दृष्टिकोण से देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर 25वें प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न क्या है यहाँ पर, पहले अपने प्रश्न को भी देख लेते हैं हम लोग। अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं? 25वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं? ये हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, 25। दोस्तों देखिए, जब प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग, व्यय और बचत में अंतर बताइए, व्यय और एवं बचत में अंतर बताइए। बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है एडिशन, देखिए यहाँ पर लघुत्तम प्रश्न का 26वां प्रश्न, व्यय और बचत में अंतर क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर एडिशन सब लोग। लेकिन व्यय में जाने से पहले एडिशन यहाँ पर अनुसूचित बैंक हो गया था, अधिसूचित बैंक बाकी था आपका ना। चलिए अधिसूचित बैंक को भी देख लिया जाए, उसके बाद व्यय में चला जाएगा। चलिए अधिसूचित बैंक में अगर देखा जाए दोस्तों, तो क्या होता है, अधिसूचित बैंक देखिए क्या होता है, एक वित्तीय संस्थान होता है। अनुसूचित या अधिसूचित जो बैंक होता है मुख्य रूप से जो क्या होता है, एक वित्तीय संस्थान होता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम जो लाया गया था 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया इसको। इन बैंकों को देखा जाए तो केंद्रीय बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त भी होता है और वे इसके विनियमन और पर्यवेक्षण के अधीन होते हैं, ठीक है ना। यानी केंद्रीय बैंक इनको जो होता है मुख्य रूप से जो होता है वो लाइसेंस प्रदान करता है, और उनके विनियमन का पूरा जो होता है वो डाटा होता है, एक तरीके से देखा जाए तो केंद्रीय बैंक के संरक्षण में होता है, ठीक है ना, उसकी देखरेख में होता है। अनुसूचित बैंकों को देखा जाए और भी तो पूर्ण बैंकों के रूप में काम करने के लिए अधिकृत किया गया है, जो जमा स्वीकार करते हैं और ऋण प्रदान करने का काम करते हैं और विभिन्न वित्तीय जो लेन देन करने के काम करते हैं, वो मुख्य रूप से ये बैंक करते हैं। देखिए जमा को स्वीकार करना हो गया, ऋण प्रदान करना हो गया, विभिन्न वित्तीय लेन देन करने का काम होता है। तो ये सभी सेवाएं जो होते हैं वो विस्तृत श्रृंखला की पेशकश के रूप में अपना करते हैं, ठीक है। ये काम इनके अधीन होता है, इन कामों करने का जो अधिकार होता है मुख्य रूप से इनके पास होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग। अब देखिए आपका प्रश्न जो था यहाँ पर, देखिए फिर आ गया है लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला का, व्यय और बचत में अंतर स्पष्ट कीजिए ना, व्यय और बचत में अंतर बताइए। यह है आपका लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला का प्रश्न। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर व्यय और बचत के बारे में बात हो रही है, तो व्यय और बचत के बीच में अंतर स्पष्ट करना है हम लोगों को। देखिए किस प्रकार से होता है ये। व्यक्तिगत देखा जाए तो वित्त में अगर देखा जाए तो व्यय और बचत दो मूलभूत अवधारणाएं हैं, अलग अलग अवधारणाएं हैं, जो किसी की वित्तीय भलाई के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर व्यय के बारे में बात किया जाए तो व्यय क्या होता है, तात्पर्य जो होता है इसका वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च की गई धनराशि से होता है। यानी कोई भी वस्तु अगर हम लोग ले रहे हैं, कोई भी अगर वस्तु और या कोई सेवा हम ले रहे हैं, तो उसके बदले जो हम खर्च करते हैं उसे ही हम लोग व्यय कहते हैं। जिसमें देखिए मुख्य रूप से जो होता है वो आवास को इसमें शामिल करते हैं हम लोग, भोजन को शामिल करते हैं, परिवहन, जैसे कहीं आप जा आ रहे हैं किसी परिवहन से, तब भाई उनका देना पड़ता है चार्ज हम लोग को, भोजन की बात हो गई, आवास की बात हो गई, तो ये व्यय है, हमारे खर्च है। जैसे आवश्यक खर्च हो गए, ठीक है।
जैसे मनोरंजन हो गया, बाहर भोजन करने की बात हो गई, विलासिता की खरीदारी की बात हो गई, जैसे गैर आवश्यक वस्तुओं पर विवेकाधीन खर्च शामिल है। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग व्यय के रूप में इसमें देखते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आप लोग का रेफरेंस, इसमें हम लोग शामिल करते हैं इसको। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति या परिवार की आय से होने वाले सभी वित्तीय बहिर्प्रवाह शामिल होते हैं। ठीक है ना, तो परिवार की आय से सभी जो वित्तीय बहिर्प्रवाह शामिल होते हैं, यानी व्यक्ति जो होता है या परिवार का जो मुखिया होता है उसके आय के माध्यम से ही पूरी की पूरी जो होती है वो नियंत्रित की जाती है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दूसरी अगर देखा जाए तो बचत में अगर देखा जाए तो आय का एक हिस्सा तुरंत खर्च करने के बजाय भविष्य में उपयोग के लिए अलग रखना शामिल होता है। ठीक है ना, जैसे आपने मान लीजिए आपने महीने का काम किया 1 लाख रुपए, ठीक है, आपने 80,000 रुपए निकाल दिया आपके रोज की दिनचर्या के लिए, मतलब कि अब यार ठीक है ये काम है वो काम है, महीने का आपने निकाल दिया 80,000 रुपए, और 20,000 रुपए आपने ये कह दिया कि भैया आपको 20,000 रुपए जो है वो प्रति महीने बचाना है, यानी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, वो 20,000 हम लोग को निकाल कर अलग से रख देना है। तो भविष्य में उपयोग के लिए अलग रखना शामिल कर दिया जाता है इसमें ना। तो बचत में आय का एक हिस्सा तुरंत खर्च करने के बजाय भविष्य में उपयोग के लिए क्या कर दिया जाता है, अलग रखना शामिल किया जाता है इसमें। इसे अगर देखा जाए तो विभिन्न तरीकों से हासिल किया जा सकता है, जैसे बचत खाते में पैसा जमा करना, ठीक है ना, स्टॉक या अन्य वित्तीय साधनों में निवेश करना, कहीं निवेश कर देता है कोई स्टॉक या अन्य वित्तीय साधनों में निवेश करता है, या बचत खाते में पैसा जमा कर देता है व्यक्ति, तब वो पैसा बढ़ जाता है। ठीक है ना, ऐसे तमाम सुविधाएं मिलती है जिनके माध्यम से क्या किया जाता है, अपने पैसे को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना ड्यूसेस, ये मुख्य रूप से लोग करते हैं। देखिए वित्तीय सुरक्षा के निर्माण की बात हो गई, दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात हो गई, अप्रत्याशित खर्चों की बात हो गई, आपात स्थितियों की अगर बात की जाए तो वित्तीय सुरक्षा जाल बनाने के लिए बचत जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक है। ठीक है ना, जैसे कहते हैं कि जैसे घर में बहनें हैं, ठीक है ना, तो कहते हैं बेटियां हैं तो उनके विवाह के लिए लोग सोचते हैं ना पहले से कि भैया 2 पैसा बचा के रखा जाए। ठीक है ना, तो दीर्घकालिक लक्ष्य होता है, जो छोटे बच्चे हैं उनके भविष्य में अच्छी पढ़ाई के लिए लोग बचत करके रखते हैं। ठीक है ना, तो ये सभी बचत जो लेकर शामिल किया जाता है उन्हें हम लोग कहते हैं सोच लेना, उसकी स्थिति को पहले से ही बना लेना। ठीक है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, बचत कहते हैं। ठीक, तो भविष्य की चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना। चलिए डिस्टेंस यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आगे। यहाँ पर अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपने, पहले हम आप लोग को पेपर में दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए पेपर का डिस्कशन आप लोग के साथ मैंने पहले ही कहा कि चल रहा है डिस्टेंस, और वीडियो को पूरा देखना है आप लोग को और फटाफट से अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए जबरदस्त तरीके से संघर्ष हो रहा है डिस्टेंस। तो यदि इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप इसे दूर तक फैलाएंगे डिस्टेंस। ठीक है ना, और याद रखिएगा डीजे सर का कहना है खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। बहुत ही परिश्रम से आप लोग के लिए कंटेंट बन रहा है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही संघर्ष के साथ। देसी बैंकर्स के कार्य बताइए, यह है आपका प्रश्न संख्या 27। तो देसी बैंकर्स के कार्य क्या होते हैं इनके बारे में चलिए अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों देसी बैंकर्स के कुछ प्रमुख कार्य क्या है, अगर पहला देखा जाए तो जमा और निकासी। देखिए देसी बैंकर्स क्या करते हैं, मुख्य रूप से ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं और निकासी सेवाएं जो होते हैं प्रदान करते हैं, यानी पैसे को जमा करना पैसे को निकालना, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों को अपने धन को सुरक्षित रूप से संग्रहित करने और उन तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर जब बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर, तो दूसरा देखिए पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका उधार, यानी वे ग्राहकों को उनके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और समुदाय के भीतर आर्थिक विकास का समर्थन करने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत ऋण भी दिया जाता है। व्यक्तिगत जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया और तरीके से व्यक्तिगत ऋण भी दिया जाता है, व्यवसाय के लिए ऋण दिया जाता है, बिजनेस के लिए ऋण मिलता है, और बंधक यानी कोई भी जमीन अपना जायदाद रख के भी बंधक रख के लोग पैसे लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो ऋण होते हैं वो उत्पाद पेश करते हैं। तो देखिए उधार भी देने का काम होता है जो वो देसी बैंकर्स का होता है। देखिए वित्तीय सलाह देने का काम भी जो होता है वो देसी बैंकर्स का होता है। ये देसी बैंकर्स ग्राहकों को क्या करते हैं, वित्तीय सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें अपने पैसे के प्रबंधन के बारे में जानकारी मिलती है, निवेश वो कहाँ कहाँ करें कि उनको लाभ मिले, और भविष्य के लिए उनको कौन कौन सी योजनाएं हैं कि अगर इनमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो आपको क्या लाभ मिलेगा इसको, तो उसके बारे में जो सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। ठीक है ना, तो देसी बैंकर से इन सभी चीजों से अवगत कराते हैं। जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखिए हम लोग यहाँ पर, तो चौथा जो महत्वपूर्ण है वो है भुगतान सेवाएं।
देखिए भुगतान सेवाओं में अगर देखा जाए तो वे अपने ग्राहकों की देखा जाए तो वित्तीय आवश्यकताओं का वो समर्थन करने के लिए भुगतान लेन देन की सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे चेक जारी करते हैं भैया, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान संसाधित करना ना, आप एटीएम के माध्यम से या गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से, चेक के माध्यम से लोग पैसे क्या करते हैं, घर बैठे ही चेक काट दे रहे हैं ना। और वायर ट्रांसफर सेवाएं प्रदान करके ये सभी जो चीज होती है वो भुगतान सेवाएं दी जाती है। ठीक है, जिसका वो ये बड़े पैमाने पर उपयोग देखने को मिलता है। पांचवा अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से तो सामुदायिक विकास। सामुदायिक विकास में देखिए क्या होता है, स्थानीय बैंकर जो होते हैं व्यवसायों और व्यक्तियों को फलने फूलने में भी बहुत मदद करते हैं। देखिए वित्तीय संस्थान होता है जो विशेषज्ञता प्राप्त प्रदान करने के माध्यम से अगर देखा जाए तो स्थानीय आर्थिक विकास का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, वो अपने महत्वपूर्ण योगदान को देते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसके माध्यम से क्या होता है, जो कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना विकास कर सकता है अपने व्यापार का, बिजनेस का। ठीक है ना। फुटकर व्यापारी द्वारा प्रदान की जाने वाली 4 सेवाओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। 28वां, फुटकर व्यापारी द्वारा प्रदान की जाने वाली 4 सेवाओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं हम लोग। एक खुदरा व्यापारी, देखिए फुटकर व्यापारी का है, आपको खुदरा व्यापारी का है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। इसीलिए देखिए मैंने खुदरा शब्द का भी यूज कर लिया है यहाँ पर, ताकि आपके अंदर कंफ्यूजन न रहे। ठीक है दोस्तों, तो खुदरा रहे चाहे फुटकर व्यापारी, दोनों का मतलब सेम रहेगा। देखिए सेवाएं क्या है, पहला अगर देखा जाए तो उत्पाद चयन और विविधता। ठीक है ना। उत्पाद चयन और विविधता जो होता है मुख्य रूप से इनकी सबसे बड़ी ये सुविधा दुविधा के रूप में देखा जाए तो मुख्य रूप से जो इनका वो 4 सेवाएं होती है, उत्पादन का चयन करना और विविधता। देखिए खुदरा विक्रेता क्या करते हैं, अपने ग्राहकों की जरूरतों और प्राथमिकताओं का पूरा पूरा करने के लिए उत्पादों की एक विविध श्रृंखला पेश करते हैं। ठीक है ना। वे वस्तुओं के विस्तृत चयन को शामिल करने के लिए अपनी सूची को सावधानी पूर्वक तैयार करते हैं। ठीक है ना। सावधानी पूर्वक अपनी सूची को क्या करते हैं, तैयार करते हैं भैया, कि कौन कौन सी चीजें मार्केट में लाई जाए जो ग्राहकों को अट्रैक्ट करे, जिससे उनका काम आसान हो सके या उन ग्राहकों तक भी पहुंच जा सके। भाई जाहिर सी बात है कि इन्हीं के बिजनेस पर, ये के संतुष्टि पर तो उनका ही बिजनेस टिका हुआ है। यह ग्राहकों को देखा जाए तो उन उत्पादों को ढूंढने की अनुमति देता है जो उनकी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त है। चाहे वह कपड़े की बात हो गई, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो गई, किराने का सामान हो गया या फिर घरेलू सामान हो गया। इन सभी चीजों के लिए अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो होता है इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो उत्पाद चयन और विविधता पहला पॉइंट आपका हो जाएगा। 4 सेवाएं देखिए खुदरा विक्रेता द्वारा यानी फुटकर व्यापारी द्वारा। दूसरा अगर देखा जाए तो देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, ग्राहक सेवा। क्या हो गया डिस्कस, ग्राहक सेवा। देखिए खुदरा विक्रेता क्या काम करते हैं डिस्कस, खुदरा विक्रेता मुख्य रूप से अपने ग्राहकों के लिए सकारात्मक, ठीक है ना, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक खरीदारी अनुभव सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है ना। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने को प्राथमिकता देते हैं। भाई अपने जानते हैं कि ग्राहक जो होते हैं वो ईश्वर के तुल्य है उनके समक्ष। तो उत्कृष्ट ग्राहक सेवा किस प्रकार से हम उन्हें सेवा दें कि जो हमारे ग्राहक है वो हमसे बहुत प्रसन्न रहे, वो हमारे विचारों को प्राथमिकता दे, वो हमारे दुकान को प्राथमिकता दे, चीजों को हमारे प्राथमिकता दे, वो बार बार हम हमारे समकक्ष में समकक्ष बने रहे, संपर्क में हमारे बने रहे ना। तो उत्कृष्ट उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने को प्राथमिकता देते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो देखिए जानकार और सहायक कर्मचारी शामिल होते हैं। भाई जाहिर सी बात है किसी एरो गेरो को तो बनाया नहीं जाएगा, भाई जो भी रहे तो योग्य रहे, जो उत्पाद पूछताछ में सहायता कर सकते हैं, सिफारिशें दे सकते हैं और खरीदारी पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो कई खुदरा जो विक्रेता होते हैं ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लचीली रिटर्न और विनिमय नीतियां पेश करते हैं। ठीक है ना। लचीली रिटर्न और विनिमय नीतियां पेश करने का काम जो होता है वो भी किनका होता है, फुटकर व्यापारियों का ही होता है। तो देखिए सुविधाओं में हम लोग जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए तो सुविधा जो खुदरा व्यापारी या फुटकर व्यापारी होते हैं वो और कितने प्रकार की सुविधा देते हैं। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, सुविधा और पहुंच। सुविधा और पहुंच। खुदरा विक्रेता देखिए क्या करते हैं, अपने ग्राहकों के लिए अगर देखा जाए तो खरीदारी के अनुभव को यथासंभव जो होता है, जितना संभव उनसे होता है वो सुविधाजनक बनाते हैं और सुलभ बनाने का वो प्रयास करते हैं। इसमें खरीदारी करने के लिए अगर देखा जाए तो कई चैनलों की पेशकश शामिल है। जैसे इन स्टोर की बात हो गई, ऑनलाइन की बात हो गई और मोबाइल प्लेटफॉर्म की बात हो गई। ठीक है ना। तो इन स्टोर की बात हो गई, ऑनलाइन की बात हो गई और मोबाइल प्लेटफॉर्म की बात हो गई। तो ये सभी जो होते हैं वो सुविधा और पहुंच इस प्रकार से उपलब्ध कराते हैं। ठीक है ना।
चलिए आगे देखा जाए तो वफादारी कार्यक्रम और विशेष ऑफर। देखिए डिस्टेंस वो मुख्य रूप से क्या करते हैं, किस तरीके से अट्रैक्ट, जैसे देखा जाए आप अगर इस समय जो है अगर वी मार्ट में, मेगा मार्ट में या किसी भी जगहों पर अगर आप शिवी मार्ट में अगर देखा जाए, एम बाजार में, बहुत सारे मार्केट आप लोग को अवेलेबल है, कोलकाता मार्केट, तो यहाँ पर कहीं पर भी आप अगर जा रहे हैं, खास तौर पर कपड़ों के बारे में अगर देखा जाए, इसी प्रकार से हर क्षेत्र की बात हो रही है, तो वफादारी कार्यक्रम और विशेष ऑफर। देखिए खुदरा विक्रेता क्या करते हैं, अक्सर बार बार आने वाले ग्राहकों को पुरस्कृत करते हैं और प्रोत्साहित करने के लिए वफादारी कार्यक्रम और विशेष ऑफर प्रदान करते हैं। ये भी उनके व्यापार का ही एक जो होता है वो मुख्य रूप से वो रणनीति उनका होता है, वो उस तरीके से अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को वो संचालित करते हैं। चलिए सब लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब 29वें प्रश्न की ओर। अनुक्रमणिका का अर्थ व महत्व बताइए। अनुक्रमणिका का अर्थ और महत्व बताइए, ये हम लोग का प्रश्न है। देखिए सूचकांक का अर्थ एवं महत्व बताना। देखिए यहाँ पर देखिए अनुक्रमणिका की बात हो गई यहाँ पर। देखिए सूचकांक यहाँ पर तो वही चीज है। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए अनुक्रमणिका के बारे में अगर हम लोग जानने का, सूचकांक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सूचकांक या अनुक्रमणिका के बारे में लोग बात करें तो सूचकांक क्या होता है, एक सांख्यिकी माप होता है, ठीक है ना। अनुक्रमणिका जो होता है वो रूप से क्या होता है, एक सांख्यिकी माप होता है, सूचक अंक, ठीक है ना। सूचकांक, तो सूचकांक एक क्या होता है, सांख्यिकी माप होता है, जिसका उपयोग क्या होता है, परिसंपत्तियों की बात हो गई, उपयोग परिसंपत्तियों के लिए, प्रतिभूतियों की बात हो गई, तथा अन्य वित्तीय उपकरणों के समूह प्रदर्शन या मूल्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, मूल्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। सूचकांकों का देखा जाए महत्व अगर तो बाजार के प्रदर्शन का एक स्नैपशॉट प्रदान करने की उनकी क्षमता में निहित है, जिससे निवेशकों के लिए रुझानों को समझना और उनका विश्लेषण करना और सूचित निवेश निर्णय लेना आसान हो जाता है, ठीक है ना। उनका विश्लेषण करना और सूचित निवेश निर्णय लेना क्या हो जाता है उनके लिए, आसान हो जाता है, ठीक है ना, सूचकांक की सहायता से। वे देखिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो करते क्या है, वे निवेश प्रबंधकों के बारे में और वित्तीय उत्पादों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में भी काम करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इंडेक्स का उपयोग जो होता है मुख्य रूप से सूचकांक का विभिन्न वित्तीय उपकरणों के लिए आधार के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इनका और भी जगहों पर जो आधार के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। सूचकांक देखिए क्या होता है, सूचकांक जो मुख्य रूप से वैश्विक वित्तीय बाजारों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो निवेशकों की बात हो गई, वित्तीय संस्थाओं की बात हो गई और नीति निर्माताओं के लिए अगर देखा जाए तो बाजार के रुझान का आकलन करने, जोखिम मापने की बात हो गई और पूंजी आवंटित करने के लिए अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये भी इनका महत्वपूर्ण काम होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में हम लोग चलते हैं। श्रम की कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों तथा तत्वों का वर्णन करना है यहाँ पर, है ना। है यहाँ पर आप लोगों का प्रश्न, प्रश्न की अभी जो है यहाँ पर वो यहाँ पर देखिए श्रम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों तथा या तत्वों का वर्णन करना है। देखिए वो जो प्रमुख कारक शामिल है यहाँ पर कुछ, जैसे पहला अगर देखा जाए तो कार्यबल कौशल और कार्यबल कौशल और प्रशिक्षण, कार्यबल कौशल और प्रशिक्षण। तो पहला जो हो जाएगा आपका कार्यबल कौशल और प्रशिक्षण। कार्यबल के कौशल और प्रशिक्षण श्रम क्षमता निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही कौशल और पर्याप्त प्रशिक्षण वाले कर्मचारी जो होते हैं अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से करने की अधिक संभावना रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रभावी ढंग से कुशलता से करने की अधिक संभावना रखते हैं। जब आगे बढ़ते देखिए दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रबंधन और नेतृत्व। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे देखिए प्रबंधन और नेतृत्व करने का काम होता है। यानी श्रम दक्षता को क्या होता है, अनुकूलित करने के लिए अगर देखा जाए तो प्रभावी प्रबंधन की जरूरत होती है और नेतृत्व आवश्यक होता है, ठीक है ना। स्पष्ट संचार अगर देखा जाए, लक्ष्य निर्धारण अगर देखा जाए और प्रदर्शन प्रबंधन प्रमुख तत्व होते हैं जो प्रभावित कर सकते हैं कि कार्यबल कितनी कुशलता से काम करते हैं। मजबूत नेतृत्व कर्मचारियों को प्रेरित भी कर सकता है और सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है जो समग्र दक्षता को बढ़ा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग का कार्यबल प्रेरणा और जुड़ाव, कार्यबल प्रेरणा और जुड़ाव। देखिए प्रेरित और लगे हुए कर्मचारियों के बारे में अगर देखा जाए तो कुशलता पूर्वक काम करने और संगठन में सकारात्मक योगदान देने की अधिक
संभावना होती है। करियर में उत्पत्ति के लिए उन्नति के लिए अगर देखा है तो मान्यता होती है, पुरस्कार दिया जाता है, उनको अवसर मनोबल बढ़ा सकते हैं। यदि ऐसे हम लोग करते हैं तो उनके मनोबल बढ़ते हैं और उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। अंतर श्रम दक्षता क्या होता है, में सुधार कर सकते हैं। तो इस तरीके से श्रम जो होता है वो और मजबूत तरीके से वर्क करता है। कुछ ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है डिस्कस। तो देखिए डिस्कस यहाँ पर ये हो गया आप लोगों का तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्कस। यहाँ पर देखिए 40 मिनट का आप लोग का लेक्चर भी हो गया आप लोगों का, और यहाँ देख रहे हैं आप सभी लोग। वैसे तो आप लोग के लिए समक्ष जो होता है वो बहुत ही टाइम टाइम तक बनता है। देखिए खड़ी फाइल तथा लेटी फाइल में अंतर स्पष्ट करना है। सहकारी बैंक से आप क्या समझते हैं? यदि इन प्रश्नों का भी डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, इन पर भी आप लोग के साथ बात होगा। लेकिन डिस्कस एक काम आप लोग को जरूर करना है, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। और याद रखिएगा इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। तो खुद भी लाभ उठाइए इसका और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। डिस्टेंस बहुत ही जबरदस्त परिश्रम हो रहा है आप सभी लोगों के लिए। 1 महीने का जबरदस्त समय है ये, उसका भरपूर लाभ उठाइए और जबरदस्त तरीके से अपनी स्टडी कीजिए। और जो भी मैं लेक्चर आप लोगों के लिए इतना संघर्ष करके बना रहा हूँ, तो उस लेक्चर का खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी उससे लाभान्वित जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय के है उनसे पूर्वक धन्यवाद। जो मैंने नंबर बताया था डिस्टेंस पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा।